मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? उत्तर, सही उत्तर है 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्याख्या, जब सोडियम क्लोराइड NaCl के पानी में बने घोल से बिजली गुजारी जाती है तो यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड अपने आयनों में टूट जाता है। सोडियम आयन Na जोड़, क्लोराइड आयन Cl-, पानी भी अपने आयनों में टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन H जोड़, हाइड्रोशम नींद में चले गए OH। ये आयन फिर विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर प्रतिक्रिया करते हैं। कैथोड पर हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और हाइड्रोजन गैस H2 बनाते हैं। एनोड पर क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और क्लोरीन गैस Cl2 बनाते हैं। सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाते हैं जो घोल में रहता है। अतिरिक्त जानकारी, विद्युत अपघटन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उपयोग कई औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है जिसका उपयोग साबुन, डिटर्जेंट और अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, विद्युत अपघटन एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, ऑक्सीकरण, और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है, अपचयन। विद्युत अपघटन के उत्पादों की मात्रा फैराडे के नियमों द्वारा निर्धारित की जाती है। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? उत्तर, सही उत्तर है 3 धातुओं को अधातुओं से। व्याख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ये रेखा बोरॉन B से शुरू होती है और जर्मेनियम Ge से होकर। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न, फाइटोहार्मोन क्या है? उत्तर, सही उत्तर है 4 शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक। व्याख्या, फाइटोहार्मोन, जिन्हें पादप हार्मोन भी कहा जाता है, पौधों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो उनकी वृद्धि, विकास और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वे बहुत कम सांद्रता में प्रभावी होते हैं और पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। अन्य विकल्प, 1 छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन। कुछ रसायन पौधों को छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन वे फाइटोहार्मोन नहीं हैं। 2 रोग नियंत्रित करने वाले पदार्थ। रोग नियंत्रित करने वाले पदार्थों को कवकनाशी या जीवाणुनाशक कहा जाता है। 3 प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ क्लोरोफिल और अन्य वर्णक होते हैं। अतिरिक्त जानकारी, फाइटोहार्मोन के 5 मुख्य वर्ग हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। प्रत्येक वर्ग के अपने विशिष्ट कार्य होते हैं लेकिन वे अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। फाइटोहार्मोन का उपयोग कृषि में पौधों की वृद्धि और उपज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, फाइटोहार्मोन पौधों के लिए आवश्यक हैं। वे पौधों की वृद्धि, विकास और प्रजनन सहित कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। फाइटोहार्मोन का उपयोग कृषि में किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोधक में 1.5 एम्पेयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? उत्तर, सही उत्तर है 41350 जूल। व्याख्या, हम जानते हैं कि किसी प्रतिरोधक में विद्युत ऊर्जा की खपत निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है: E = I²RT, जहां E = ऊर्जा जूल में, I = विद्युत धारा एम्पेयर में, R = प्रतिरोध ओम में, T = समय सेकंड में। इस प्रश्न में हमें दिया गया है I = 1.5 एम्पेयर, R = 10 ओम, T = 1 मिनट = 60 सेकेंड। इसलिए E = 1.5 कैरेट 2 10 60 = 2.25 10 60 = 1350 जूल। अतिरिक्त जानकारी, विद्युत ऊर्जा को वॉट W में भी मापा जा सकता है जहां 1 वॉट = 1 जूल प्रति सेकेंड। इस प्रश्न में प्रतिरोधक द्वारा खपत की गई शक्ति P = I वर्ग, R = 1.5 वर्ग, 10 = 22.5 वॉट है। 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा E = P, T = 22.5 वॉट, 60 सेकेंड = 1350 जूल है। महत्वपूर्ण बिंदु, विद्युत ऊर्जा की खपत विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय पर निर्भर करती है। विद्युत ऊर्जा को जूल या वॉट में मापा जा सकता है। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? उत्तर, सही उत्तर है 2 प्लांक। व्याख्या, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। अन्य विकल्प, 1 आइंस्टाइन
आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करके क्वांटम सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 3. न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था, जिसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है। 4. फैराडे ने विद्युत चुंबकत्व के नियमों की खोज की थी। अतिरिक्त जानकारी। क्वांटम सिद्धांत ने भौतिकी की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इस सिद्धांत का उपयोग परमाणु, अणुओं और प्रकाश के व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। प्रकाश ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? 1. हीरा, 2. लोहा, 3. सीसा, 4. तांबा। उत्तर। सही उत्तर है 1. हीरा। व्याख्या। हीरा ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये कार्बन परमाणुओं से बना होता है, जो एक मजबूत सहसंयोजक नेटवर्क में एक साथ जुड़े होते हैं। हीरे की कठोरता के कारण इसका उपयोग आभूषणों, काटने के औजारों और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है। अन्य विकल्प। 2. लोहा। लोहा एक धातु है जो कठोर होती है, लेकिन हीरे जितनी कठोर नहीं होती है। 3. सीसा। सीसा एक नरम धातु है जो आसानी से विकृत हो जाती है। 4. तांबा। तांबा एक नमनीय धातु है जिसका उपयोग बिजली के तारों और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी। हीरे का उपयोग काटने के औजारों में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत कठोर होता है और आसानी से कुंद नहीं होता है। हीरे का उपयोग आभूषणों में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सुंदर और चमकदार होता है। हीरे का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में भी किया जाता है क्योंकि ये बहुत कठोर और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। महत्वपूर्ण बिंदु। हीरा ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे का उपयोग आभूषणों, काटने के औजारों और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? 1. श्वसन, 2. प्रजनन, 3. बचाव, 4. प्रसार। उत्तर। सही उत्तर है 2. प्रजनन। व्याख्या। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह प्रजातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन नहीं कर सकती है तो उसकी संख्या कम हो जाएगी और अंततः वो विलुप्त हो जाएगी। अन्य विकल्प। 1. श्वसन। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। हालांकि यह प्रजातियों की निरंतरता के लिए सीधे तौर पर आवश्यक नहीं है। 3. बचाव। बचाव वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन को पचाते हैं और उससे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यह भी जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह प्रजनन के समान प्रजातियों की निरंतरता के लिए सीधे तौर पर आवश्यक नहीं है। 4. प्रसार। प्रसार वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यह प्रजातियों को नए क्षेत्रों में फैलने और जीवित रहने में मदद कर सकता है। हालांकि ये प्रजनन के समान प्रजातियों की निरंतरता के लिए सीधे तौर पर आवश्यक नहीं है। अतिरिक्त जानकारी। प्रजनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में 2 जीवों की भागीदारी होती है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जीव की भागीदारी होती है। प्रजनन की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि पर्यावरण की स्थिति, भोजन की उपलब्धता और शिकारियों की उपस्थिति। महत्वपूर्ण बिंदु। प्रजनन प्रजातियों की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन नहीं कर सकती है तो वो विलुप्त हो जाएगी। मुझे उम्मीद। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 1. 764 वॉट, 2. 768 वॉट, 3. 746 वॉट, 4. 786 वॉट। उत्तर। सही उत्तर है 3. 746 वॉट। व्याख्या। 1 हॉर्स पावर शक्ति की एक इकाई है जिसे अश्वशक्ति भी कहते हैं। यह आमतौर पर इंजनों और मशीनों की शक्ति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। 1 हॉर्स पावर लगभग 746 वॉट के बराबर होता है। अन्य विकल्प। 764 वॉट, 768 वॉट और 786 वॉट हॉर्स पावर के लगभग मान हैं, लेकिन सटीक मान 746 वॉट है। अतिरिक्त जानकारी। हॉर्स पावर को संक्षेप में HP लिखा जाता है। हॉर्स पावर का उपयोग ऑटोमोबाइल, इंजन और अन्य मशीनों की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। 1 हॉर्स पावर को मीट्रिक प्रणाली में 735.49875 वाट के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों में 1 हॉर्स पावर को 746 वाट के रूप में परिभाषित किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। 1 हॉर्स पावर लगभग 746 वॉट के बराबर होता है। हॉर्स पावर का उपयोग इंजनों और मशीनों की। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? 1. प्रतिबिंब, 2. गूंज, 3. विरलीकरण, 4. प्रतिध्वनि। उत्तर। सही उत्तर है
4. प्रतिध्वनि। व्याख्या। प्रतिध्वनि वो घटना है जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है और हमें दोहराई हुई ध्वनि सुनाई देती है। ये तब होता है जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराती है, जैसे कि दीवार या चट्टान। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। अन्य विकल्प। 1. प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वो छवि है जो किसी सतह पर बनती है, जैसे कि दर्पण या पानी। यह ध्वनि से संबंधित नहीं है। 2. गूंज। गूंज भी ध्वनि का दोहराव है, लेकिन ये प्रतिध्वनि की तुलना में अधिक अस्पष्ट और फैला हुआ होता है। ये तब होता है जब ध्वनि कई सतहों से टकराती है और विभिन्न समय पर वापस लौटती है। 3. विरलीकरण। विरलीकरण ध्वनि का वह रूप है जिसमें ध्वनि तरंगें एक दूसरे से दूर होती हैं। यह ध्वनि की तीव्रता को कम करता है। अतिरिक्त जानकारी। प्रतिध्वनि का उपयोग सोनार और इकोलोकेशन जैसे उपकरणों में किया जाता है। प्रतिध्वनि का उपयोग संगीत और ध्वनिकी में भी किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। प्रतिध्वनि ध्वनि का दोहराव है जो किसी सतह से टकराकर वापस लौटने के कारण होता है। प्रतिध्वनि का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। उत्तर। सही उत्तर है 3. रक्त। व्याख्या। संयोजी ऊतक वह ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है और उन्हें सहारा प्रदान करता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन करता है। इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। अन्य विकल्प। 1. त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है। ये एपिथेलियल ऊतक से बनी होती है। 2. तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई हैं और वे विद्युत संकेतों के माध्यम से जानकारी का संचार करती हैं। 4. मांसपेशी कोशिका। मांसपेशी कोशिकाएं संकुचन और विश्राम करके शरीर को गति करने में मदद करती हैं। अतिरिक्त जानकारी। संयोजी ऊतक के अन्य उदाहरणों में हड्डियां, उपास्थि, टेंडन और लिगामेंट शामिल हैं। रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है। महत्वपूर्ण बिंदु। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन करता है। संयोजी ऊतक के अन्य उदाहरणों में हड्डियां, उपास्थि, टेंडन और लिगामेंट शामिल हैं। मुझे उम्मीद है जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? 1. उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। 2. गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। 3. स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। 4. वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। उत्तर। सही उत्तर है 2. गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। व्याख्या। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार एक वस्तु जो गति में है वो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जब एक धावक दौड़ रहा होता है तो उसका शरीर गति में होता है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी उसका शरीर गति की जड़ता के कारण आगे बढ़ता रहता है। उसे रोकने के लिए उसे अपने शरीर पर एक बाहरी बल लगाना होगा, जैसे कि अपने पैरों को धीमा करना या ब्रेक लगाना। अन्य विकल्प। 1. उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। घर्षण एक बल है जो गति का विरोध करता है। यह धावक को रोकने में मदद करता है, न कि उसे आगे बढ़ने में। 3. स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। स्थिरता की जड़ता एक वस्तु की अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है। यह धावक को रोकने में मदद करता है, लेकिन ये उसे आगे बढ़ने का कारण नहीं बनता है। 4. वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। ये एक मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, लेकिन ये धावक के शारीरिक रूप से आगे बढ़ने का कारण नहीं है। अतिरिक्त जानकारी। गति की जड़ता एक वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में अधिक जड़ता होती है। धावक को रोकने के लिए आवश्यक बल धावक के द्रव्यमान और उसकी गति पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बिंदु। गति की जड़ता के कारण एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद भी भागना जारी रखता है। धावक को रोकने के लिए उसे अपने शरीर पर एक बाहरी बल लगाना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जान जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न। 20N का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20J कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है 1. 6 O डिग्री, 2. 3 0 डिग्री, 3. 9 O डिग्री, 4. 0 डिग्री। उत्तर। सही उत्तर है 1 6 0 डिग्री। व्याख्या। हम जानते हैं कि किया गया कार्य W बल, F विस्थापन D और बल और विस्थापन के बीच के कोण थीटा के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। इसे सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। W is on F D cos theta। इस प्रश्न में हमें दिया गया है W equals 20J, F equals 20N, D equals 2 meters।
इसलिए 20J इक्वल्स 20N 2 मीटर कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स 20J/20N। तारांकन 2 मीटर इक्वल्स 1/2। कॉस थीटा इक्वल्स 1/2। θ ίσον 60 βαθμοί. अतिरिक्त जानकारी, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो कोण 0 डिग्री होता है और किया गया कार्य अधिकतम होता है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कोण 90 डिग्री होता है और किया गया कार्य 0 होता है। महत्वपूर्ण बिंदु, किया गया कार्य बल, विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य अधिकतम होता है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य 0 होता है। मुझे उम्मीद है जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर एक n बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? 1 10 जूल्स, 2 100 जूल्स, 3 0.01 जूल्स, 4 1 जूल्स। उत्तर, सही उत्तर है 4 1 जूल्स। व्याख्या, हम जानते हैं कि किया गया कार्य W बल F और विस्थापन D के गुणनफल के बराबर होता है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। इसे सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, W इक्वल्स FD। इस प्रश्न में हमें दिया गया है F इक्वल्स 1N, D इक्वल्स 1 मीटर, इसलिए W इक्वल्स 1N 1 मीटर इक्वल्स 1J। अतिरिक्त जानकारी, कार्य एक अदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। कार्य की SI इकाई जूल J है। महत्वपूर्ण बिंदु, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य 0 होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? 1 तांबा, 2 सोडियम, 3 लोहा, 4 जस्ता। उत्तर, सही उत्तर है 2 सोडियम। व्याख्या, सोडियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। इसे कार्बन द्वारा अपचयन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सोडियम को इसके पिघले हुए क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अन्य विकल्प, 1 तांबा, तांबा को कार्बन द्वारा अपचयन करके प्राप्त किया जा सकता है। 3 लोहा, लोहा को भी कार्बन द्वारा अपचयन करके प्राप्त किया जा सकता है। 4 जस्ता, जस्ता को भी कार्बन द्वारा अपचयन करके प्राप्त किया जा सकता है। अतिरिक्त जानकारी, कुछ अन्य धातुओं जिन्हें कार्बन द्वारा अपचयन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है उनमें एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम शामिल हैं। इन धातुओं को उनके पिघले हुए यौगिकों के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, कार्बन एक अच्छा अपचायक है लेकिन इसका उपयोग केवल कुछ धातुओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं को उनके पिघले हुए यौगिकों के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? 1 CO2H, 3 CO2A, 2 4O। उत्तर, सही उत्तर है 3 CO2। व्याख्या, जब ब्रेड या केक बनाया जाता है तो उसमें खमीर या बेकिंग पाउडर डाला जाता है। खमीर में सूक्ष्म जीव होते हैं जो चीनी को खाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 छोड़ते हैं। यह गैस आटे में फंस जाती है और उसे फुलाती है। बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट और एक एसिड होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये भी CO2 गैस छोड़ता है। CO2 गैस ब्रेड या केक को नरम और सुगंधित बनाने में भी मदद करती है। ये आटे में ग्लूटेन नामक प्रोटीन को फैलाती है जिससे ब्रेड या केक हल्का और हवादार बनता है। अन्य विकल्प, 1 CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो ब्रेड या केक को फुलाने में मदद नहीं करती है। 2 H हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है और इसका उपयोग ब्रेड या केक बनाने में नहीं किया जाता है। 4 O ऑक्सीजन गैस जीवन के लिए आवश्यक है लेकिन ये ब्रेड या केक को फुलाने में मदद नहीं करती है। अतिरिक्त जानकारी, ब्रेड या केक को फुलाने के लिए अन्य तरीकों का भी उपयोग किया जा सकता है जैसे कि अंडे का उपयोग करना या आटे को फेंटना। ब्रेड या केक का स्वाद और सुगंध उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बिंदु, CO2 गैस ब्रेड या केक को फुलाने और उसे नरम और सुगंधित बनाने में मदद करती है। खमीर और बेकिंग पाउडर CO2 गैस के स्रोत हैं। जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षा का संख्या अंडरस्कोर होती है 1 2 2 1 3 O 4 3। उत्तर, सही उत्तर है 4 3। व्याख्या, आवर्त सारणी में आवर्त तत्वों की संख्या को दर्शाते हैं जिनमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं भरी जाती हैं। तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और इन तत्वों में 3 इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं होती हैं। अतिरिक्त जानकारी, पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं
और उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक कक्षा होती है। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और उनकी 2 इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं होती हैं। चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं और उनकी 4 इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं होती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, आवर्त सारणी में आवर्त तत्वों की संख्या को दर्शाते हैं। तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और उनकी 3 इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं होती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो कृपया पूछने में संकोच न करें। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? 1. परमाणविक संख्या। 2. आइसोटोप। 3. परमाणविक द्रव्यमान। 4. परमाणविकता। उत्तर, सही उत्तर है 4. परमाणविकता। व्याख्या, परमाणविकता एक अणु में परमाणुओं की संख्या को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन गैस O2 की परमाणविकता 2 है क्योंकि इसमें 2 परमाणु होते हैं। पानी H2O की परमाणविकता 3 है क्योंकि इसमें 3 परमाणु होते हैं। अन्य विकल्प, 1. परमाणविक संख्या। परमाणविक संख्या एक तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। 2. आइसोटोप। आइसोटोप एक तत्व के परमाणु होते हैं जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। 3. परमाणविक द्रव्यमान। परमाणविक द्रव्यमान एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। अतिरिक्त जानकारी, परमाणविकता का उपयोग अणुओं के गुणों को समझने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अधिक परमाणविकता वाले अणुओं में कम परमाणविकता वाले अणुओं की तुलना में अधिक जटिल संरचनाएं होती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, परमाणविकता एक अणु में परमाणुओं की संख्या को दर्शाती है। परमाणविकता का उपयोग अणुओं के गुणों को समझने के लिए किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? 1. एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। 2. एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना। 3. एक आयताकार पथ पर दौड़ना। 4. एक षटकोणीय पथ पर दौड़ना। उत्तर, सही उत्तर है 1. एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। व्याख्या, त्वरित वेग वह वेग है जो समय के साथ बदलता है। एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते समय एथलीट की गति लगातार बदलती रहती है क्योंकि वो अपनी दिशा बदलता रहता है। इसलिए एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते समय एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। एक अष्टकोणीय, आयताकार या षटकोणीय पथ पर दौड़ते समय एथलीट को अपनी दिशा बदलने के लिए रुकना या धीमा होना पड़ता है। इसलिए इन पथों पर दौड़ते समय एथलीट का त्वरित वेग वृत्ताकार पथ पर दौड़ते समय की तुलना में कम होता है। अतिरिक्त जानकारी, त्वरित वेग को मापने की इकाई मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। एक वस्तु का त्वरित वेग उसकी गति में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। एक वस्तु का त्वरित वेग जितना अधिक होगा उसकी गति में परिवर्तन उतना ही अधिक होगा। महत्वपूर्ण बिंदु, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते समय एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। एक अष्टकोणीय, आयताकार या षटकोणीय पथ पर दौड़ते समय एथलीट का त्वरित वेग वृत्ताकार पथ पर दौड़ते समय की तुलना में कम होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।